कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन को बहुत बहुत जोहार और साथ में मंगरा का और केतकी का भी की भौजी का भी जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के पशुपालकों के लिए संकर नस्ल वाले दुधारू गाय वितरण की है योजना। संग्रामपुर गांव के किसानों को दी गई नई कृषि तकनीक की जानकारी। सब्जी फसलों की खेती से पहले मिट्टी की जांच और उपचार है जरूरी। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले में सघन रूप से गव्य विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संकर नस्ल वाले दुधारू गायों का वितरण किया जाएगा। पशुपालकों के बीच यह कार्य अनुदान एवं बैंक ऋण के आधार पर क्लस्टर में गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में किया जाना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए बीपीएल ग्रामीण, युवा, शिक्षित, बेरोजगार, प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध बूथों के सदस्य, लघु तथा बड़े उद्यमी पशुपालक गढ़वा के पशु विकास केंद्र से संपर्क कर निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों रांची के कांके प्रखंड के संग्रामपुर गांव में प्रतिति फाउंडेशन की ओर से नई तकनीक से खेती करने की जानकारी दी गई। किसानों ने फाउंडेशन के विशेषज्ञों को बताया कि अब पहले जैसी उपज नहीं मिल पा रही है। जो किसान नई तकनीक और उन्नत किस्मों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अच्छी उपज मिल रही है। इस पर विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि किस तरह से नई कृषि तकनीक के उपयोग से कम खर्च में अधिक उपज प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई कोई भी सब्जी फसल लगाने से पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। जांच में पीएच मान अगर सामान्य से कम निकले तो लाइम या डोलोमाइट 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में मिलाएं। किसान भाई सब्जी फसलों की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, ताकि उन्हें पता हो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है और विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, क्योंकि इसी आधार पर मिट्टी का उपचार या उर्वरकों का उपयोग करेंगे। सब्जी फसल लेने से पहले हम मिट्टी की पहले जांच करा लेना चाहिए। जब मिट्टी की जांच करते हैं तो उसका जिगजैग हिसाब से उसका मिट्टी कलेक्शन करके ही उसका हम पीएच देखना पड़ेगा। अगर पीएच अगर सही होगा तो ठीक है। अगर पीएच हमारा न्यूट्रल के नीचे होगा, मतलब एसिडिक रेंज होगा, तो हम उसमें लाइम डालना पड़ेगा, लाइम या डोलोमाइट डालना पड़ेगा। 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम डालते हैं, तब जाके उसके बाद कोई भी हम ऑपरेशन फर्टिलाइजर ले सकते हैं। राज्य के किसान अगले महीने आलू की आगात खेती के लिए तैयारी शुरू कर दें। इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए कुफरी पुखराज और कुफरी अशोका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सब्जी फसल आलू की आगात खेती का समय नजदीक आ रहा है। किसान अभी से ही खेतों की तैयारी और उन्नत प्रभेदों का इंतजाम कर ले। झारखंड में आलू की आगात फसल के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद कुफरी पुखराज और कुफरी अशोका लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पशुचालित बहुउद्देश्य हो एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसे फसलों की निकाई गुड़ाई करने और खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। अब एक सफल किसान से मिलने की बारी है, तो आइए उनसे मिलकर जानते हैं उनके खेती करने का तौर तरीका। आइए मिलते हैं उस सफल किसान से जो अनाज वर्गीय फसल और सब्जी वर्गीय फसलों की खेती के लिए अलग अलग रणनीति तय करते हैं और उसी आधार पर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और हम लोग यही खेती बाड़ी करते हैं। अभी खीरा लगाए हुए हैं और यही सब मिर्चा उर्चा बीन उन लगाते हैं। और हाँ, गर्मी का फसल में अच्छा ही इसका फ़ायदा हम लोग को मिल जाता है खीरा का। और कुछ खेती बाड़ी भी करते हैं, फिर दुकान भी देखते हैं। दोनों में मेंटेनेंस कर लेते हैं। 2-2.5-3 घंटा इधर खेती तरफ ध्यान देते हैं, फिर दुकान में रहते हैं।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2650 रुपए से 4950 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2100 रुपए, चना 3700 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6100 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 700 रुपए से 900 रुपए और प्याज 3700 रुपए से 4200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ भाऊजी, कृषि समाचार में हम लोग देखें खेती बाड़ी से संबंधित बातें, बिल्कुल मौसम के बारे में और मंडी भाव के बारे में। तो अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो साथ में अपने फसलों की सुरक्षा के लिए दवाइयों का, कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा बात हो जाता है कि हम लोग लापरवाही की वजह हाँ से लापरवाही बोलेंगे या फिर अनदेखी कर देते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने घर परिवार के बारे में, और दवाइयों को जहाँ तहाँ रख देते हैं। तो उससे कई दफ़ा छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए। तो क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए और कैसे इन दवाइयों का सुरक्षित उपयोग करना चाहिए, इस विषय में आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ
कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। भाई ये जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी थी और निश्चित रूप से किसान भाई बहनों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। क्या लगता है मंगरा? हाँ, लाभ तो उठाते हैं किसान भाई बहन।
उसका जानकारी हम लोग को मिलते भी रहता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब इससे आगे हम लोग आते हैं खेती बाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग अनाज की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, सब तरह का खेती बाड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ और हम किसान भाई बहन भी करते हैं हमारे, और वो है फूलों की खेती। अरे आप एकदम सही बात बोले। देखिए भाई, जनी सबको जो है ना फूल से बहुत लगाव होता है, क्योंकि प्रकृति का फूल जनी ही है। जनी है क्यों? क्योंकि जननी है। तो हमारे इस भूमि ये भी जननी है, तो उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं, और इन सारे फूलों में एक फूल है जरबेरा। तो अब आप बताइए कि आज हमें कौन जानकारी दे रहे हैं कि जरबेरा फूल की व्यावसायिक खेती करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने ज़िले का, और अपने राज्य का, और अपने देश की आर्थिक समृद्धि में जरबेरा फूल की खेती का योगदान हम लोग अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल। और जरबेरा फूलों की व्यावसायिक खेती कैसे करें, इसके बारे में जानकारी देंगी हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम होरो। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में, और आज हम आपको जरबेरा फूल की व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं, पूनम होरो जी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि किसान भाई जरबेरा की खेती किस तरह से कर पाएंगे? जरबेरा एक व्यावसायिक फूल है। केवल इसका जो एक दुर्गुण ये है कि ये बरसात के दिनों में सड़ता है। अगर इस मौसम में इसे बचा लें तो ये बहुत ही अच्छा और लाभकारी फसल है। खेत में भी इसे काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि बरसात के बाद किसी भी फूल की रोपाई बरसात के बाद होती है, तो अक्टूबर का जो महीना होता है उस समय से लेके फरवरी तक आसानी से इसकी रोपाई आप कर सकते हैं और इसे अपने खेतों में लगा सकते हैं। लेकिन अगर पॉली हाउस के अंदर जरबेरा लगाना है तो इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। अगर खूब गर्मी है उस समय इसे ना लगाएं, क्योंकि उस समय हो सकता है पौधे के बचने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गर्मी को छोड़कर बाकी समय में इस पौधे को लगाएं। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? कौन सा महीना होता है जब किसान भाई जरबेरा की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं? सालों भर जरबेरा के फूल आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लगाने का जो समय होता है वो बरसात के बाद का समय होता है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आसानी से इसे लगा सकते हैं। अगर आपके खेतों में पहले से पौधे हैं तो किसान भाइयों, मैं आपको बतला दूं कि उन पौधों को आप बरसात के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक पौधे से आप 6-7 पौधे और निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम किसी भी वैसे पौधे में करें जो 2 साल से ज़्यादा का हो गया हो। 1 साल के पौधे में इस तरह का काम ना करें। पहली बार आपको बाहर से पौधे लाकर लगाने होंगे। मार्केट में आप बहुत सारे पौधों को देखते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि लाल रंग में कलकत्ता रेड, गुलाबी रंग में कलकत्ता पिंक, और पीले रंग में कलिंपोंग येलो काफ़ी फेमस वैरायटी है जो खेत में हम ओपनली लगा सकते हैं। उसी तरह अगर कवर्ड कंडीशन में या पॉली हाउस के अंदर कहेंगे तो साल्वाडोर, आपका बैलेंस, वाइट कलर का विंटर क्वीन या कोट या पिकाबिलो, ये सारी बहुत सारी किस्में हैं जो आप बाज़ार में बिकते हुए भी देखेंगे। इन सारी किस्मों को आप लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर में। रो से रो या पौधे कतार से कतार की भी जो दूरी होती है वो 45 से दूरी होती है, ताकि इसमें निकाई गुड़ाई की जो संभावना होती है काफ़ी अच्छी हो और इसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इस तरह हम इन पौधों को लगाते हैं। और लगाने के लिए जब जैसा हमने बतलाया कि आपके पास अगर पौधे पहले से मौजूद हैं तो उन पौधों को आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके इससे हर 2 साल में 6-7 पौधे और बना सकते हैं और आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं या इसे भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरह आप लगाने
का जो तरीका है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक बात मैं बतला दूं कि लगाने के पहले इसके जड़ का उपचार करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें गलने की बीमारी काफ़ी होती है, इसलिए जड़ का उपचार आप जब अवश्य करेंगे। जड़ के उपचार के लिए बेविस्टीन या ब्लाइटॉक्स नाम की दवा आती है, इसको आप जड़ को डुबा कर 10-15 मिनट रखेंगे, फिर आप इसे खेतों में लगाएंगे, तब आपके पौधे हेल्दी बनेंगे और इसमें किसी तरह का रोग नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप देखेंगे फूल आने शुरू होते हैं तो ऊपर से भी आप इन दवाओं का जैसे कि बेविस्टीन या रोगर का छिड़काव कर सकते हैं समय समय पर, और इस तरह आपके पौधे फूल से लदे रहेंगे और रोग से मुक्त होंगे। और देखेंगे कि इसमें दीमक की समस्या भी होती है, और दीमक को हटाने के लिए क्लोरपाइरिफॉस नामक जो एक दवा आती है उसका उपयोग करेंगे। और लगाए हुए पौधे में भी आप चाहें तो घोल बनाकर 2 ml का घोल बनाकर 1 लीटर में आप पौधे के किनारे किनारे भी इसे लगाएंगे, ताकि पौधे आपके सुरक्षित रहें, कोई बीमारी ना लगे और ये मरे नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें, इसमें किस तरह के रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला रोग तो जैसा हमने बताया कि इसकी जड़ सड़न, ये इसका प्रमुख रोग है, और इसके उपचार के लिए सबसे पहला प्रिकॉशन या सावधानी जो लेनी है वो इसके जड़ के उपचार से आप ले सकते हैं। और ये काम आपको लगाने से पहले करना होगा, लगने के बाद इसमें बचने की संभावना कम रहती है, इसलिए आपको इस बीमारी से पहले बचाव का उपाय कर लेना होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं, जैसे लिंडन धूल नामक जो पाउडर आता है, जिससे आप दीमक से या चींटी से भी बच सकते हैं, इसको आप छिड़क के इसको आप लगा सकते हैं। इस तरह दोनों उपचार आप अगर साथ साथ कर लें तो आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। और उस तरह देखेंगे कि पत्तों में कीट वगैरह लगते रहते हैं, तो इनके लिए होता है तो आप रोगर का छिड़काव हर 15 दिन पर या 20 दिन पर कर सकते हैं, और इस तरह आपके पौधे स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। मैम ये बताइए किसान भाइयों कि जरबेरा फूल से वो व्यावसायिक रूप से किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं और कितनी मात्रा में। जरबेरा फूल जो होता है आप क्या देखेंगे कि इसमें फूल हमेशा निकलते रहते हैं। ये चूँकि सालों भर आपका खड़ा रहेगा, तो इसमें फूल हमेशा साल में एक पौधे से आपके 50-60 फूल निकलते हैं, और एक पौधे की कीमत जो होती है 5 से 7 रुपए की कीमत होती है। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और एक फूल की कीमत जो होती है 1 रुपये के लगभग होती है। तो इस तरह आप खेत में अगर इसे लगा रहे हैं तो कम कीमत में और कम मेहनत में इससे बहुत अच्छा लागत के 1.5 गुना मुनाफा आसानी से आप पहले साल से या दूसरे साल से कमा सकते हैं। साथ ही साथ इसका दोहरा लाभ जो होता है कि 2 साल के अंदर आप मल्टीप्लाई करके एक पौधे से 6-7 पौधे तैयार कर सकते हैं, और आप उन पौधों को भी बेच सकते हैं, चाहे आप अपना एरिया अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको लगा सकते हैं। और पॉली हाउस के जो जरबेरा होते हैं इसकी लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इसकी कीमत भी आपको एक फूल का 10 से 15 रुपये के बीच में मिलेगा, और लागत करीब एक पौधे का 25 से 27 रुपये के बीच इसका पड़ता है। और इसी तरह आपके 3 साल तक ये पौधा आपका पड़ा रहेगा, और इस तरह आप देखेंगे कि इसका जो लागत से 1.5 गुना आप इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं, और ये मुनाफा आपका घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। तो किसान भाइयों, आप सभी ने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने जरबेरा फूल की खेती के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, साल भर जरबेरा की खेती करें, खुश रहें। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों को। किसान भाइयों, इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से आपके साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अरे बाबा, तो एकदम बहुत मजा लगा, एकदम जान करके और देख करके लगा ना। हाँ, तो क्या लगता है कि इस फूलों की व्यावसायिक खेती अभी शुरू करने वाले हैं? हम तो एकदम बस अभी देखें और इतना प्रेरित हो गए ना, आप प्रभावित भी हुए कि हम एकदम फाट से शुरू करेंगे। और आपसे प्रार्थना है किसान भाई कि आप भी इन सलाहों से फायदा उठाएं, प्रेरित हों, और जरबेरा फूल की खेती से आप खूब फायदा कमाएं। क्योंकि कृषि संबंधी जो भी जानकारी होती है हम आपके लिए ही लेकर आते हैं, और आप इसे लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी और फायदा तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। तो केतकी भाजी,
बिल्कुल सही, आपका इशारा मैं समझ गई। अब हमारे इजाज़त का टाइम हो रहा है। तो आइए अब हम लोग बगैर देर किए बताते हैं अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो आप हमें अवश्य खत लिखें। आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।